हेलो हेलो हेलो, गुड गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। आ जाइए सभी फटाफट से, आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। फिजिक्स में आज ये हमारा 6वां लेक्चर है और आप लाइव हमसे जुड़े हैं, ठीक है। जैसा कि आप सभी को पता है, जल्दी ही ये लाइव क्लासेस पेड होने वाली है, तो जो भी बच्चे हमसे रेगुलरली पढ़ना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, वो सब्सक्रिप्शन जल्दी से जल्दी ले लें। ऑफर प्राइस बहुत ही मिनिमम है, इतना तो आप अपने 1 महीने के रिचार्ज में खत्म कर देते हो, जितना आपसे 1 साल तीनों ही 1 ईयर तीनों सब्जेक्ट का पैकेज, मतलब आपको पूरा कोर्स भी कराया जाएगा, रिवीजन भी कराया जाएगा, आपको नोट्स भी दिए जाएंगे, पीवाईक्यू भी कराए जाएंगे, मॉडल पेपर सॉल्यूशन भी दिया जाएगा, और इतना सब आपको इतने कम में कहीं नहीं मिलेगा बेटा। तो इफ़ यू आर अ एमपी बोर्ड स्टूडेंट, या आप ऐसे किसी बोर्ड के स्टूडेंट हो जहां एनसीईआरटी सिस्टम चलता है, तो जल्दी जल्दी आप हमसे जुड़िए, है ना। और कोई क्यूरी हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, नंबर आपके सामने आ रहा होगा। चलिए, पब्लिसिटी की बातें खत्म हुई। आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा, वो है विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मैं आपसे ये उम्मीद करूंगी कि कल जो हमने लेक्चर खत्म किया है, जिसमें आपने अक्षीय स्थिति का सूत्र पढ़ा है, एक्सियल पोजीशन का फॉर्मूला निकाला है, वो आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से कर लिया होगा, है ना। कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपको नहीं होगी। और मेरी आवाज वगैरह सब कुछ ठीक है तो थम्स अप कर दो कि यस मैडम, स्टार्ट कीजिए। आज हम पढ़ने वाले हैं कौन सी स्थिति बेटा? निरक्षीय स्थिति। कौन सी स्थिति? निरक्षीय स्थिति। किसकी? विद्युत द्विध्रुव की, ठीक है। तो सबसे पहले डायग्राम बनाना सीखिए आप। आपके पास एक विद्युत द्विध्रुव है, ये रहा बच्चा विद्युत द्विध्रुव, इसका नाम है ए बी। ए बी क्या है बेटा? विद्युत द्विध्रुव। इस पर जो आवेश रखा हुआ है, ए तरफ रखा हुआ है माइनस क्यू, पर रखा प्लस क्यू। हाँ, ठीक है। ए और बी एक विद्युत द्विध्रुव है, जिस पर आवेश जो है बेटा वो है माइनस क्यू और प्लस क्यू कूलाम। ये हम कल भी पढ़ चुके। ए, अब ठीक है। ए बी क्या है? एक विद्युत द्विध्रुव जिस पर जो आवेश है वो वंशिका, गुड इवनिंग बेटा वंशिका, जिस पर जो आवेश है वो माइनस क्यू प्लस क्यू कूलाम है। थोड़ा सा ध्यान से समझना, निरक्षीय स्थिति अच्छे अच्छे बच्चों को समझ में नहीं आती, और इससे जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं तो बाय गॉड सर के 10 फीट ऊपर से जाते हैं ना। अब हम ये देखते हैं कि ये जो द्विध्रुव है, इसकी जो लंबाई है बेटा वो है 2a मीटर, इसका एक मध्य बिंदु है O, और आपको बोला है निरक्षीय स्थिति में निकालनी है तीव्रता। तो निरक्षीय स्थिति में तीव्रता निकालने के लिए आप O से कुछ दूरी पर एक बिंदु लेंगे। कितनी दूरी पर बेटा? r दूरी पर एक बिंदु लेंगे P, और इस बिंदु P पर ही हम क्या ज्ञात करेंगे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। डन, यहां तक समझ में आ गया। हमने बोला ए बी क्या है? विद्युत द्विध्रुव। इस पर जो चार्ज है वो है बेटा माइनस क्यू और प्लस क्यू कूलाम। द्विध्रुव की लंबाई दी हुई है 2a मीटर, इसका एक सेंटर पॉइंट है O, और O से किस स्थिति में बोला है? निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति को और क्या बोलते हैं? निरक्षीय स्थिति बोला जाता है ऊर्ध्वाधर स्थिति, और ऊर्ध्वाधर स्थिति का मतलब होता है ऊपर की ओर। द्विध्रुव से समान दूरी पर कोई बिंदु है, यहाँ पर हमें क्या निकालनी है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मतलब बीचों बीच में एक ऐसा बिंदु लो जो बिंदु A से उतनी ही दूरी पर हो, जो बिंदु A से उतनी ही दूरी पर हो जितना कि बिंदु B से हो, ठीक है। A और B से बिंदु P की दूरी एक जैसी होनी चाहिए, ये याद रखिएगा, ठीक है। A से P तक की दूरी और B से P तक की दूरी एक ही होगी। अब हम मानेंगे कि ये जो है बेटा, ये जो बिंदु P है, यहाँ पर कोई परीक्षण आवेश रखा हुआ है Q0, क्योंकि तभी इन दोनों के बीच क्या लगेगा? बल। तभी इन दोनों के बीच क्या लगेगा? बल। अब अगर माइनस क्यू और Q0 के बीच लगने वाला बल प्रतिकर्षण बल होगा, तो ये दिशा ऐसी होगी। प्लस क्यू Q0 के बीच लगने, सॉरी, इन दोनों के बीच आकर्षण बल लगेगा। प्लस क्यू Q0 के बीच लगेगा अगर प्रतिकर्षण बल, तो दिशा ये होगी, ठीक है। दोनों ही स्थितियों में यहाँ क्या लग रहा है? बल। एक बल लग रहा है प्रतिकर्षण बल, तो दूसरा बल लग रहा है आकर्षण बल। दूसरा जो बल लग रहा है वो है आकर्षण बल, है ना।
बल लग रहा है आकर्षण बल। तो प्रतिकर्षण बल के कारण तीव्रता मान लीजिए E1 है और आकर्षण के कारण तीव्रता मान लीजिए 2 है। डन, ठीक है, क्लियर है, ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया। चलो, मैंने ये बोला कि आपके पास एक विद्युत द्विध्रुव है बेटा ए बी, जिस पर आवेश है -q और +q कूलाम। द्विध्रुव का जो डिस्टेंस है, द्विध्रुव की जो लंबाई है वो है 2a मीटर। द्विध्रुव का एक मध्य बिंदु हमने लिया है O, और O से कुछ दूरी, तो कितनी दूरी, r दूरी पर हमने लिया है एक बिंदु P, जहां हमें क्या ज्ञात करनी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसीलिए हम बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q0 की क्या करते हैं, कल्पना करते हैं, ताकि इस Q0 और इस +Q के बीच कोई बल लगे, चाहे वो आकर्षण बल हो या प्रतिकर्षण बल। साथ ही इस -Q और इस Q0 के बीच में भी बल लगे। अब अगर इन दोनों के बीच आकर्षण बल लग रहा है तो तीव्रता की दिशा पास आती हुई होगी। इन दोनों के बीच प्रतिकर्षण बल लग रहा है, क्योंकि Q0 और +Q एक ही प्रकृति के हैं, तो दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। Q0 और -Q अलग अलग प्रकृति के हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करें। चाहे ये आकर्षित करें या प्रतिकर्षित करें, दोनों ही स्थितियों में हमें क्या मिलेगी, तीव्रता। क्या मिलेगी बेटा, तीव्रता मिलेगी। तो अब अच्छे से बढ़िया से हेडिंग दो, पेज अपने आप खिसक, ही तो था। चलो, हाँ, आपकी जो हेडिंग है वो क्या है बेटा, आपकी हेडिंग है विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति। कौन सी स्थिति, निरक्षीय स्थिति में विद्युत स्थिति, विद्युत क्षेत्र की। चलिए समझते हैं, पहले तो डायग्राम को समझिए, है ना। चित्रानुसार ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है। आपको थ्योरी लिखनी है। नोट्स अगर आपको चाहिए तो नोट्स भी मिल जाएंगे, है ना, नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, बस आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। बाकायदा आपको पूरे हैंड रिटन टॉपर के नोट्स मिलेंगे बेटा। थोड़ी देर बाद सर जब क्लास लेंगे तो वो आपको नोट्स का सैंपल दिखा देंगे, या फिर मैं ही दिखा दूंगी, है ना। चलो देखो, ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जिस पर -Q +Q आवेश है। द्विध्रुव के बीच की दूरी 2a मीटर है। द्विध्रुव का एक मध्य बिंदु है O से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, जहां हमें विद्युत क्षेत्र की ज्ञात करनी है। डन, की हमें ज्ञात करनी है। अतः हम बिंदु P पर परीक्षण आवेश Q0 की कल्पना करते हैं। अब सबसे पहले आपको एक बात पता है कि बिंदु आवेश के लिए तीव्रता होती है E बराबर 1/4πε0 Q/r²। इस r² में r जो होता है बच्चा, वो एक आवेश से दूसरे आवेश के बीच की दूरी होती है, ठीक है। क्या आपके पास इस आवेश से यहां तक की, मतलब B से लेके P तक की दूरी है? नहीं है। A से लेके P तक की दूरी है? ये भी नहीं है। तो जब दोनों ही नहीं है तो क्या किया जाए, तो पहले ये निकालो, ठीक है। पहले ये डिस्टेंस क्या करो, निकालो। और डिस्टेंस अगर आपको चाहिए तो आप एक चीज देखो कि यहाँ पे एक त्रिभुज है AOP, दूसरा त्रिभुज है BOP। दोनों ही त्रिभुज कैसे त्रिभुज है बेटा, समकोण त्रिभुज। दोनों ही त्रिभुज कैसे त्रिभुज हैं, समकोण त्रिभुज। और जो समकोण त्रिभुज है, कौन सा, समकोण त्रिभुज AOP व त्रिभुज BOP में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से। अब ये जो पाइथागोरस थ्योरम है ये क्या बोलता है बेटा, पाइथागोरस थ्योरम बोलता है कि कर्ण का वर्ग, तो कोई एक त्रिभुज ले लो, कर्ण का वर्ग मतलब AP का वर्ग बराबर हो जाएगा लंब का वर्ग मतलब OP का वर्ग
प्लस आधार का वर्ग मतलब AO का वर्ग। अब आप एक चीज देखो, दोनों ही त्रिभुज में लंब R है, आधार A, O से लेके A तक का डिस्टेंस A होता है, O से लेके B तक का डिस्टेंस A, तो दोनों में आधार A है, दोनों में लंब R है, तो दोनों के कर्ण भी कैसे होंगे, समान होंगे। कर्ण भी कैसे होंगे, समान। तो किसी एक का मान निकालो, आपके पास दूसरे का मान आ जाएगा, है ना, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, आपके पास दूसरे का मान आ जाएगा बेटा। तो चलिए करते हैं, क्या करें, AP का स्क्वायर निकालना है हमें, है ना, AP का स्क्वायर तो निकालना है हमें। अगर AP स्क्वायर चाहिए, अगर AP स्क्वायर चाहिए तो बोलते लंब का मान लिखो। लंब कितना है बेटा, OP का मान कितना है, OP का मान है R स्क्वायर। AO का मान कितना है, AO का मान है A, तो A स्क्वायर। तो अगर कहीं AP स्क्वायर हो या कहीं BP स्क्वायर हो, क्योंकि AP और BP तो बराबर है, तो दोनों का मान होगा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। दोनों का मान होगा बच्चा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। बट इफ अगर कहीं आपको AP या BP का मान बोले तो वर्ग हटा के इधर क्या लगता है, अंडर रूट। अंडर रूट हो जाएगा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। जहाँ वर्ग का मान रखना है तो रख दो ये, और जहाँ AP या BP का मान बोले तो अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर आपको लिखना है। यहाँ तक क्लियर। अब जब ये हो गया तो बढ़ते हैं आगे। हाँ, आगे कैसे, तो ये तीसरी स्टेप, यहाँ से आपका फॉर्मूला चालू होगा वास्तव में। पहले हम निकालेंगे एक आवेश के कारण तीव्रता। मान लीजिए वो एक आवेश कौन सा आवेश है, प्लस Q। तो पहले निकालो बच्चा प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता। प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता। प्लस Q के कारण तीव्रता हमने मानी है E1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन R स्क्वायर, और R स्क्वायर की जगह प्लस Q के कारण दूरी क्या है, BP, तो हो जाएगा बेटा, पहले लिखो R स्क्वायर, फिर R स्क्वायर का मान लिखो, तीव्रता एक सदिश राशि है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q जैसे का तैसा, R स्क्वायर की जगह प्लस Q से Q नॉट तक की दूरी है BP, तो हो जाएगा BP स्क्वायर। अब BP स्क्वायर का मान देखो क्या है, अब भी निकाला है हमने, BP स्क्वायर का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। क्या ये मान आपको दिखाई दे रहा है बेटा, ये देखो BP स्क्वायर का मान है R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, न्यूटन प्रतिकूल, समीकरण नंबर 1। जब ये निकल गया तो आप निकालेंगे अब किसके कारण, माइनस Q। माइनस Q आवेश के कारण तीव्रता, माइनस Q आवेश के कारण तीव्रता। अब माइनस Q के कारण तीव्रता क्या निकलेगी बच्चा, माइनस Q ये रहा, इसके कारण तीव्रता क्या मानी है आपने, E2, तो हो जाएगा पेंचिंग E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q है तो Q बटे में R स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, AP, तो हो जाएगा बेटा AP का स्क्वायर, और AP स्क्वायर का मान कितना है, तो E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन AP का मान कितना है बच्चा, AP का मान है R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, न्यूटन प्रति कूलाम, समीकरण नंबर 2। क्या यहाँ तक आपको क्लियर है कि आपने पहले निकाला है किसका मान, पहले निकाला है प्लस Q के कारण तीव्रता का मान। गुड इवनिंग बेटा प्रीति। फिर आपने क्या निकाला है, फिर आपने निकाला है माइनस Q के कारण तीव्रता, और दोनों ही सूत्र को ध्यान से देखो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। कुछ भी बदलाव आपको दिखाई दे रहा है क्या बेटा, कुछ भी बदलाव आपको दिखाई दे रहा है, नहीं।
नहीं दिखाई दे रहा, फुल स्क्रीन पे देखोगे, है ना, समझ में ना आए तो फुल स्क्रीन कर लिया करो। अगर कुछ बदलाव आपको दिखाई नहीं दे रहा तो आप एक काम कर सकते हो, आप चित्र को देख सकते हो ध्यान से, चित्र को ध्यान से देखो। प्लस क्यू के कारण तीव्रता दूर जाती हुई, माइनस क्यू के कारण तीव्रता पास आती हुई, ना, ठीक है। प्लस क्यू के कारण तीव्रता जो है, अब डायग्राम को फिर से कि मैडम को बनाना पड़ेगा क्योंकि रेट थोड़ा सा बढ़ाने वाले हैं। और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है 2a, माइनस क्यू आती हुई पास आती हुई डिस्टेंस आर है। डन, इतना आपने कर लिया। और ये जो है ये जहां पर हमें तीव्रता की याद करनी है, यही था, ठीक है। डायग्राम प्रॉपर पीछे आपको दिख रहा होगा, अभी सिर्फ आप इसे समझिए, क्योंकि आपको समीकरण 1 और 2 में दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि, समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि तीव्रताओं के मान समान है, तीव्रताओं के मान समान है। समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है कि तीव्रताओं के मान जो है बच्चा वो समान है, किंतु चित्र से स्पष्ट है, कि दिशाएं परस्पर विपरीत हैं। एक देखो, एक की दिशा ऊपर, दूसरी की दिशा नीचे, दिशाएं कैसी हैं? अतः तीव्रता 1 व E2 को इनके घटकों में वियोजित करते टाइम पे पेन का कलर वियोजित करते हैं। समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है कि तीव्रताओं के जो परिमाण है वो समान है। एक का मान, 2 का मान, दोनों के मान कैसे आए हैं, समान। देखो, समीकरण 1 का मान और समीकरण दोनों का मान कैसा आया है, समान। लेकिन चित्र में दिखाई दे रहा है E1 दूर जाती हुई है, E2 पास आती हुई है, क्योंकि ये प्रतिकर्षण है या आकर्षण बल के कारण आई है। तो दोनों के जो मान हैं वो कैसे हैं बच्चा, समान है, किंतु दिशाएं परस्पर कैसी है, विपरीत। इनके दो लंबवत घटकों में E1 के घटक हो जाएंगे बेटा E1 साइन थीटा, 1 कॉस थीटा। 2 के घटक हो जाएंगे E2 साइन थीटा, E2 कॉस थीटा। जो साइन वाला है वो ऊर्ध्वाधर घटक है, और जो कॉस वाला है वो घटक, क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक, 2 घटक हो गए। और ऊर्ध्वाधर कैसे घटक में वियोजित करें, तो अब पुराने चित्र पे आओ। E1 के 2 घटक, पहला हो जाएगा बेटा E1, क्या हो जाएगा E साइन थीटा, ये हो गया लंबवत घटक, और E1 कॉस थीटा, ये हो गया क्षैतिज घटक। दूसरा घटक कौन सा,
दूसरा घटक है E2 का, तो E2 का घटक, E2 की दिशा इधर है, नीचे की ओर आएगा। ये हो गया बेटा E साइन या, और क्षैतिज में हो जाएगा कॉस थीटा, E2 कॉस थीटा। तो देखो E1 साइन थीटा, E2 साइन थीटा विपरीत दिशा में है वापस, है ना। E1 साइन थीटा, E2 साइन थीटा जो है वो विपरीत दिशा में है, और यहाँ जो कोण बनता है बेटा थीटा। ध्यान से देखिएगा डायग्राम को, अच्छों की समझ में नहीं आता। हेलो बेटा मिस्टर Z1004, आपका नाम बता दो। हाय, क्या आप 12वीं के स्टूडेंट हैं, 12th क्लास में हैं आप? बताइए, सॉरी मैंने आपका मैसेज लेट किया। देखिए आपके पास दो घटक हैं, अब मैं इसे शॉर्ट डायग्राम में आपको बना के समझाती हूँ, है ना। आपके पास ये डायग्राम की जरूरत बना हुआ है। आपके पास जो तीव्रताएं हैं कुछ ऐसी हैं, ठीक है, कुछ ऐसी हैं। एक तीव्रता ऊपर की ओर लोगे E1 साइन थीटा, ये ऊर्ध्वाधर है, तो इसी के विपरीत में आपको लिखना है E2 साइन थीटा। फिर क्षैतिज में अगर आप लोगे E2 कॉस थीटा, तो इधर ही लेना है E1 कॉस थीटा। जिससे आपको एक चीज समझ में आएगी कि बेटा यहाँ ये जो घटक आपने ऊपर और नीचे वाला तो एक दूसरे के विपरीत है, और एक दूसरे के विपरीत होने के कारण ये निरस्त हो जाएंगे, दूर दूर जाते हुए ये क्या हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे। लेकिन जो E1 कॉस थीटा और E2 कॉस थीटा है, इनकी जो डायरेक्शन है, जो दिशाएं हैं, वो एक जैसी हैं, और एक जैसी दिशा में आने के कारण ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। दो बातें मैंने आपको बोली, ये दोनों घटक विपरीत दिशा में हैं, धीरे धीरे करके निरस्त हो जाएंगे। ये दोनों घटक एक ही दिशा में हैं, एक ही दिशा में होने के कारण आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको लिखना है। डन। E1 साइन थीटा व E2 साइन थीटा विपरीत दिशीय होने के कारण, निरस्त हो जाते, निरस्त तब समाप्त, निरस्त हो जाते हैं। तो E1 कॉस थीटा व E2 कॉस थीटा एक दिशीय होने के कारण आपस में जुड़ जाते हैं, आपस में जुड़ जाते, अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, जो द्विध्रुव AB है बेटा, उसके कारण बिंदु P पर अब फाइनली हमें तीव्रता का सूत्र मिलेगा बड़े ही प्रयत्नों के बाद। अगर आपको तीव्रता E चाहिए तो E1 कॉस थीटा और E2 कॉस थीटा को आपस में जोड़ना पड़ेगा। E चाहिए तो E1 और E2 कॉस थीटा जो है, इन्हें आपको आपस में जोड़ना पड़ेगा। MPPNST BSc नर्सिंग में सिलेक्शन कैसे होगा? मैं 12th क्लास का एग्ज़ाम दे दिया है, बस रिजल्ट की देरी है। ओके बेटा, पढ़ाई करनी पड़ेगी MPPNST के लिए। आपको जो 12th का सिलेबस है ना, 12th का जो आपका सिलेबस है, बायोलॉजी के बाद फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री का, इसकी कंटिन्यू सेम सिलेबस 12th का है। बस आपको डीप स्टडी करनी है, बहुत सारे MCQ सॉल्व करने हैं, और साथ ही अगर आपको टेस्ट सीरीज़ वगैरह चाहिए तो आप सामने मैसेज कर सकते हो, एक नंबर आ रहा होगा, आपको टेस्ट सीरीज़ मिल जाएंगी। और साथ ही अगर नोट्स चाहिए जिनसे आप पढ़ाई कर सको, है ना, तो वो भी आपको मिल जाएंगे। बस आपको अलग से इंग्लिश पढ़नी है और GK पढ़ना है,
5 है आपके, 100 नंबर का पेपर होगा। 100 नंबर के पेपर के लिए आपको ऐसी तैयारी करनी है कि एनी हाउ आप 60+ नंबर लेके आ जाएं, है ना, और वो होगा रेगुलर स्टडी के साथ। चलो अब वापस आओ क्वेश्चन पे। ई चाहिए तो E1 E2 cos थीटा जुड़ रहे हैं क्योंकि इनकी दिशाएं एक हैं, विपरीत दिशा निरस्त हो जा रहे हैं। अब इस सूत्र में आप समीकरण 1 व 2 से मान रख सकते हैं। सॉरी, समीकरण 1 ये, समीकरण 2 ये, दोनों के सूत्र समान हैं, इनसे आप मान रख दीजिए बेटा। चलिए रखते हैं, किस किस से, इक्वेशन 1 व 2 से ना, इक्वेशन 1 व 2 से मान रखो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से, है ना। पहले सूत्र लिखते हैं, E बराबर था E1, मैं रिपीट लिख रही हूँ, cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। आपने लिखा कि इक्वेशन 1 और 2 से आप मान रख रहे हो तो रख दो। इक्वेशन नंबर 1 के अनुसार E1 का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, इंटू में cos थीटा, बीच में है प्लस, E2 का मान भी सेम है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, और इंटू में इसके साथ ही बोनस में है cos थीटा। अब कुछ कॉमन निकल सकता है तो लो, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वाला हिस्सा पूरा आ गया बेटा कॉमन, आ गया कॉमन, 1/4 पाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर कॉमन है, cos थीटा और cos थीटा जुड़कर हो जाएगा cos थीटा। कैचर है, ये सूत्र है, ये हो जाएगा। समझ में नहीं आती, याद भी नहीं होती, 2 महीने बाद एग्जाम है, कैसे होगा बेटा? रेगुलरली पढ़ना पड़ेगा, देयर इज नो शॉर्टकट, है ना, आपके पास कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको डीपली ये जो पढ़ा रहे हैं हम, यही तो है, बस ये डिटेल में पढ़ना है। जो प्रीवियस लेक्चर्स हमारे न्यूमेरिकल के डले हैं वो देखो, उनसे आप प्रैक्टिस करो, आपको हेल्प मिलेगी। और साथ में जो सिलेबस है आपका, जो आप लोगों ने 12th में डिटेल में पढ़ा है, बस उसी को अच्छे से रिवाइज करना है, पढ़ना है ना, ठीक है। उसके अलावा कोई शॉर्टकट नहीं है 2 महीने में PNST क्लियर करने का, क्योंकि डिटेल में पेपर होता है, अंदर से क्वेश्चन आते हैं। चलो, cos थीटा बराबर क्या होता है बेटा? cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, और इससे आप आधार जो है इसका मान क्या है बेटा? देखो, आधार का मान क्या है? A, कर्ण का मान क्या है? तो AP या BP का मान क्या है? त्रिभुज कोई भी ले लो, OBP या POA में, ठीक है, त्रिभुज POA में अगर मुझे cos थीटा की वैल्यू चाहिए तो cos थीटा हो जाएगा आधार बटे कर्ण। cos थीटा बराबर आधार क्या है? A, कर्ण का मान क्या निकाला हमने? AP या BP का मान क्या है बेटा? √R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, है ना, √R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो A अपॉन √R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर हो जाएगा आपका cos थीटा का मान, है ना, ठीक है। इसे हम रख देते हैं, क्या रखना है आपको? तो देखिए, cos थीटा का मान हमने अभी आपको बताया कि बेटा cos थीटा बराबर है A अपॉन √R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ये जो मान है रख दीजिए cos थीटा की जगह पे, है ना। E बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, इंटू में है 2, cos थीटा का मान A, हैंग हो जाता है इन टाइम पे, cos थीटा का मान A अपॉन में है √R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। क्लियर? ठीक है, यहाँ तक आ गया, ठीक है, यहाँ तक आ गया। इसके बाद केमिस्ट्री की क्लास होगी सेम लिंक पे, कहीं जाना नहीं है, और केमिस्ट्री के बाद बायोलॉजी की होगी, ठीक है। कंटिन्यू आपको तीनों क्लासेस मिल रही हैं। चलो, Q इंटू 2A बराबर आप जानते हो, कोई एक आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल द्विध्रुवाघूर्ण होता
इस सिचुएशन में E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q इंटू 2a हो जाएगा रो, बटे में है आर स्क्वायर प्लस है ए स्क्वायर, और इसे अगर अंडर रूट से हटा दूं तो हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की घात 1/2, क्योंकि अंडर रूट हटा के आप घात में क्या लिख सकते हैं 1/2, 1/2 आप लिख सकते हैं बेटा, 1/2 आप लिख सकते हैं। अब इसे सॉल्व कीजिए बढ़िया से। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2a हो गया रो, सेम है, आधार समान है, तो आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती है। एक की घात है एक, एक की घात है 1/2, तो 1 कम 2 और 1 3/2 हो जाएगी घात। इसकी घात कुछ नहीं तो क्या है बेटा 1, इसकी घात क्या है 1/2, क्योंकि अंडर रूट हटाने पर घात में क्या आता है 1/2 आता है, तो 1 और 1/2 मिलकर हो जाएगा घात में 3/2। तो बढ़िया से हम यहाँ इसकी पावर जो है, इसकी जो पावर है वो क्या लिख सकते, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर हो गई 3/2। अब ये जो आया है बेटा इसे लिख दो न्यूटन प्रति कूलम, ये आपका सूत्र आ गया। ठीक है, ये आपका सूत्र आ गया, यहाँ तक आपका फॉर्मूला आ चुका है। बस अब इसमें एक कंडीशन अप्लाई करने की बारी है। कंडीशन क्या बेटा, जो आपने कल किए थे, कंडीशन क्या जो आपने कल किया था, यदि R बड़ा हो A से, जो कि होता है, यदि R बड़ा हो A से, ये जो R है लंबाई जो है द्विध्रुव से बिंदु P की इस A की अपेक्षा बड़ा हो, तो चित्र में इतना लंबा R है इतना छोटा A है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। यदि R बड़ा हो A से तो इस स्थिति में R स्क्वायर भी, ठीक है, इस स्थिति में तब आर स्क्वायर बड़ा होगा ए स्क्वायर से, ठीक है, ए स्क्वायर से, तो ए स्क्वायर की उपेक्षा करने पर, उपेक्षा करना मतलब ए का मान नगण्य मान लेना, इसके मान को हटा देना, तो हटा दो बेटा। अब क्या बचा है, अब बचा है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पर है रो, बटे में है आर स्क्वायर, ए स्क्वायर गायब हो गया, उसकी उपेक्षा कर दी, घात में 2 से 2 कैंसिल, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो अपॉन आर की पावर कितनी 3, आर की पावर कितनी हो गई 3 हो गई, और मात्रक हो गया न्यूटन प्रति कूलम। ये जो आया है यही निरक्षीय स्थिति में तीव्रता का सूत्र है, निरक्षीय स्थिति में तीव्रता का सूत्र है। क्या आपको यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, क्या आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया? चलिए एक बार और रिवीजन करते हैं, है ना। आपको मैंने एक क्वेश्चन करवाया बड़ा सा, विद्युत द्विध्रुव के लिए निरक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का सूत्र। ये आपको साइड में ही लिखने हैं, साइड में, क्योंकि ये अलग से किया है हमने, ये एक तरफ लिख लोगे आप पूरा, क्योंकि ये वैल्यू है। एक वैल्यू में आपने एपी और बीपी स्क्वायर का मान निकाला इस त्रिभुज से, और एक वैल्यू में आपने कॉस थीटा का मान निकाला है, जिसकी हमें आगे जरूरत पड़ेगी। फिर हमने प्लस क्यू के कारण तीव्रता निकाली, माइनस क्यू के कारण, जैसे निकालते हैं वैसे ही बेटा। इन मानों को देखकर लगा कि भैया दोनों मान समान है लेकिन दोनों तीव्रताओं की दिशा विपरीत है, तो हम इनको काय में तोड़ सकते हैं घटक में। कौन से घटक? तो इनके लंबवत घटक। E1 के घटक हो जाएंगे E1 साइन थीटा, E1 कॉस थीटा। E2 के हो जाएंगे E2 साइन थीटा, E2 कॉस थीटा। साइन थीटा वाले हैं ऊर्ध्वाधर घटक, कॉस थीटा वाले हैं क्षैतिज। ये रहे ऊर्ध्वाधर घटक, विपरीत दिशा में है, निरस्त हो गए। ये रहे क्षैतिज घटक, एक दिशीय हैं, एक ही दिशा में आए हैं, इन्हें आप आपस में जोड़ दीजिए। इस स्थिति में जब आप इन दोनों घटकों को जोड़ोगे तो E1 और E2 के मान समीकरण 1 और 2 से लाके रख दो। रख दिया,
एक से ये रखा, दो से ये रखा, cos थीटा, ये पूरा आ गया कॉमन, cos थीटा हो गया 2 cos थीटा का मान आया है a अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, पहले मैं बता चुकी हूँ। तो ये जो मान है इसे आप cos थीटा की जगह पे रखिए, 2 पहले से लगा हुआ है, q इंटू 2a बराबर होता है रो, तो इन दोनों को हटाकर रो लिख दो, बटे में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इधर भी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बस यहाँ अंडर रूट लगा है तो इसे 1/2 लिख दो, अंडर रूट को हटा के हाफ लिखा जा सकता है। अब आधार समान होने पर घातें जुड़ गई, इधर 1 इधर 1/2 हो गई 3/2, ये आ गया निरक्षीय स्थिति में तीव्रता का सूत्र। बस अब क्या करें, तो अब लगा दो बेटा कंडीशन, अब लगा दो क्या कंडीशन, यदि ये r बहुत बड़ा है a से, तो r स्क्वायर भी बड़ा होगा किससे, a स्क्वायर से। इस स्थिति स्क्वायर की क्या कर सकते हैं, उपेक्षा, a स्क्वायर को यहाँ से हटाओगे तो बचेगा r स्क्वायर, 3/2, 2 से 2 कैंसिल, r की पावर कितनी, 3। ये जो आया है यही निरक्षीय स्थिति में तीव्रता का सूत्र है, विच इज E बराबर 1/4 पाई एफ नॉट रो अपॉन आर क्यूब न्यूटन प्रति ग्राम। ठीक है, अब वायु या निर्वात की वन अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 1, स्थिति में बराबर हो जाएगा रो अपॉन आर क्यूब। ई बराबर क्या हो जाएगा बेटा, रो अपॉन आर क्यूब। ई बराबर हो गया रो अपॉन आर क्यूब। आपको यहाँ तक सॉल्व करना है तो कीजिए, और नहीं करना है तो यहीं पर लाके छोड़ दीजिए। ये जो आया है यही आपका फाइनल फॉर्मूला है। ठीक है, यही आपका फाइनल फॉर्मूला है जिसका मात्रक होता है न्यूटन की कूलाम। डन। तो इतना बड़ा क्वेश्चन था जिसे मैडम ने 40 मिनट में निपटा दिया। डायग्राम समझो बढ़िया से, करोगे तो सब बनेगा, नहीं करोगे तो भागोगे। तो बेटा ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो बोर तो करते ही हैं, साथ में समझ से परे हैं। ठीक है, साथ में ये समझ से परे हैं। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग कंटिन्यू रहिए, पंक्चुअल हो जाइए, है ना। अगर आप लोग सब्सक्रिप्शन बेस पे आ जाते हैं, अगर आप लोग कोर्स परचेस कर लेते हैं, तो फिर आप लोग डिसिप्लिन के साथ रेगुलर क्लास में आते हैं, आप पढ़ते भी हैं, है ना। इसीलिए हम लोगों ने अब सोचा है कि हम इन क्लासेस को प्राइवेट करेंगे, मतलब सिर्फ उन्हीं बच्चों तक रेगुलरली क्लासेस पहुंचेंगी या उन्हीं बच्चों की रेगुलर क्लास की जाएगी जो डेडिकेटेड होंगे, पंक्चुअल होंगे, जो डेली क्लास में आएंगे। उसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, जहां आपको नोट भी मिलेंगे रेगुलर। हफ्ते में एक बार आपका टेस्ट भी लिया जाएगा, आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी दिए जाएंगे, है ना, और आपकी क्लास रेगुलर बेस पे होंगी। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, है ना। अगली जो क्लास आपकी होने वाली है बेटा, अगली क्लास जो आपकी होने वाली है वो होगी नेक्स्ट क्लास, ये होगी केमिस्ट्री। काय की होने वाली है, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की क्लास आपकी स्टार्ट हो जाएगी 10 मिनट, मतलब लगभग 6:50। अभी ब्रेक टाइम, ब्रेक हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही जुड़े रहिए सरल एकेडमी के साथ, स्वस्थ रहिए बेटा, मुस्कुराते रहिए। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, इसके आपको पैसे नहीं लगते। बाय बाय बेटा, टेक केयर, राधे राधे।